अच्छा, तो अब जो है आज जो हम पढ़ेंगे वो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले ये जरा देखते हैं। इन सेक्शन 6.1 में हमने देखा था, you met the idea of a discrete random variable and its probability distribution. An example is given in table 9.1, which shows the probability distribution of the outcome of a single throw of a dice. The table lists each possible values of the variable together with its associated probability. Last time हमने देखा था कि हम discrete variables, discrete random variables क्या मतलब, जैसे एक है कि डाइस हम थ्रो करते हैं तो उसमें क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, 1 से 6 तक कोई भी आ सकती है। लेकिन अगर नोट करो तो ये सारी डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, यानी या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी आपने डाइस रोल किया तो 2.5 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो चीज है ना, ये जो वेरिएबल है ये कहलाएगा, ये जो x की वैल्यूज हैं ये डिस्क्रीट वैल्यूज ले रही हैं। तो ये जो x होगा ये रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होता है जिसमें नॉन स्टॉप सारी वैल्यूज होती हैं, यानी 1.1 1.2 सारी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये बेसिक फर्क है कंटिन्यूअस में और डिस्क्रीट में। Is it possible to specify the distribution of a continuous random variable in the same way? Consider the length in millimeter of 50 leaves that have fallen from a coffee tree. अच्छा, ये जैसे एक कॉफी ट्री है, उसमें से पत्ते गिरे हैं 50, और उनकी हमने डिफरेंट पत्तों की, 50 पत्तों की हमने वो लेंथ मेजर की है मिलीमीटर में। किसी की 60 मिलीमीटर है, किसी की 31 है, किसी की इस तरह, सही है। तो अब बाजाहिर तो ये भी डिस्क्रीट लग रहा है कि इसमें भी डेसिमल्स नहीं है, लेकिन हम क्या इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एक रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस बनाकर, कि ग्राफिकली हम इस तरह करें कि हम इस तरह प्लॉट करें कि हम उसमें सारी वैल्यूज को अकोमोडेट कर रहे हो, मतलब ऐसी वैल्यूज भी जो बाजाहिर इसमें मेजरमेंट में तो नहीं आ रही, जैसे फॉर एग्जांपल 31.1, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स एक पत्ता अगर गिरा है हो सकता है उसकी वैल्यू 30.1 31.1 हो किसी लीफ की, इसमें नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे जाके वो वैल्यू भी आ जाए। तो हम रूल आउट नहीं कर सकते, कोई भी लीफ कोई भी वैल्यू ले सकता है बीच की ना, बेसिकली। तो इसी तरह जैसे ये देखो, तो अब इसको अगर बनाना हो, इसको अगर एक कंटिन्यूअस तरीके से बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो वो हम इस तरह बनाएंगे, जो आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 2 में पढ़ा था, फ्रिक्वेंसी टेबल ग्राफ पढ़ा था हमने, कि किस तरह हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं फ्रिक्वेंसी टेबल ग्राफ से। तो हम क्या करते हैं इसको, हम इसको पहले चंक्स में 50 लीव्स की वैल्यूज को चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी हम रेंजेस बना लेते हैं। एक लेंथ है 30 से 39, दूसरी है 40 से 49, इस तरह 50 से 59, इस तरह, ठीक है। और कितने पत्ते ऐसे थे जिनकी लेंथ 30 से 39 के बीच में थी, वो 3 थे। 40 से 49 कितने थे, वो 9 थे, इस तरह। अच्छा, फिर हम निकालेंगे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह निकलती है, जरा मुझे बताओ। ये 30 और 39 ये हो गया बेसिकली, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी याद है आप लोगों को कैसे हम निकाला करते थे चैप्टर शुरू के चैप्टर्स में? हाँ, फ्रीक्वेंसी ओवर ये जो लेंथ है ये इसमें। हाँ, यानी जैसे अब ये 0.06 लिखा हुआ है तो ये कैसे आया होगा, इस 3 को किससे डिवाइड किया गया होगा, रेंज सर, किससे? रेंज मतलब वो क्लास विड्थ है। क्लास विड्थ। तो 3/10 क्या होता है, वो तो फिर ओ, जीरो रिलेटिव पॉइंट टू फ्रीक्वेंसी, ओके। हाँ, वो अपना याद करो उसको। इस तरह जैसे 9 है तो इसका इन्होंने दिया हुआ 0.18, ये कैसे आया? हर चीज को अगर नोट करो तो मुझे बस 2 मिनट देना, मैं आ रहा हूँ, तब तक आप लोग सोचो। अच्छा, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऐसे निकलती है कि आप जो भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी किसी एक रेंज में से 3 है, उसको आप डिवाइड कर दोगे, टोटल नंबर कितने थे लीव्स के, वो 50 थे। तो 3/5 क्या होता है, 0.06। इस तरह 9 डिवाइड बाय, सॉरी 5 नहीं 50, 3/50 क्या होता है, 0.06।
इसी तरह 9/50 क्या होता है? 0.18। तो ये कहलाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका फायदा क्या है वो अभी ग्राफ बनाते हुए आपको पता चल जाएगा। अच्छा, फिर क्लास बाउंड्रीज है। हर क्लास बाउंड्री की विड्थ कितनी है? 10। ऑफ कोर्स 30 से 39 तक अगर आप काउंट करो तो कितने बनते हैं? 10 बनते हैं। 40 से 49 तक वो भी 10 बनते हैं। तो अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी हो, यानी ये तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली विद रिस्पेक्ट टू ऑल लीव्स, लेकिन अगर हमें ऑन एवरेज बताना हो कि इस ऑन एवरेज जो है वो इतनी बड़ी विड्थ पे क्या एवरेज बनता है, इतनी बड़ी विड्थ है और फ्रीक्वेंसी सिर्फ 3 है, तो अगर इस तरह देखें तो जब आप फ्रीक्वेंसी को मजीद क्लास की विड्थ से डिवाइड कर दोगे क्लास का एवरेज निकालने के लिए, तो ये 0.06006 बन जाएगा। ऑफ कोर्स 0.06 डिवाइड बाय 10 क्या होता है? 0.006 होता है। तो सबसे पहले ये टेबल बना लिए। अच्छा, अब इससे हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम क्या है? इसमें जैसे 30 से 40 तक या 30 से 39 तक इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं, अगर आप ये देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या बनेगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनेगी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या? यानी ये सही है। ये कितनी हाइट बन रही है? 0.006। तो 30 से 39 के बीच में जो हाइट होगी ना वो होगी 0.006। इसी तरह 40 से 50 के दरमियान जो हाइट होगी वो क्या होगी? 0.018। सो ऑन एंड सो फोर्थ। 99 100 से 109 के दरमियान जो वो होगी विड्थ होगी, उस वो कितनी होगी? उसकी डेंसिटी कितनी होगी? 0.002। सही है। बेसिकली इस तरह। तो इसका फायदा क्या है? ये हमने क्यों किया? उसकी वजह ये है कि अगर हम इस छोटे से एक बार का एरिया निकालना चाहें, जरा इसको सोचो। अगर हम चाहते हैं कि हम इसका एरिया निकालें इस छोटे से बार का, तो इसकी एरिया कैसे निकलता है इस रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? width into लेंथ इनटू height. विड्थ कह लो या लेंथ इनटू ब्रेथ कह लो। समझो इसकी विड्थ जो है वो 30 से 40 यानी 10 है, और इसकी सॉरी हाइट क्या है? हाइट हाइट है जो हमने ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रखी 0.006, ऐसा ही है। तो जब आप 0.006 को इस विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे यानी 30 से 40 यानी 10 से, तो क्या आ जाएगा आंसर? 0.006 आ जाएगा। 0.06 आ जाएगा। यानी आप बेसिकली ये जो एरिया है ना एक बार का, ये क्या होगा? ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी भी ये चीज इतना मीनिंगफुल नहीं लग रही। मतलब मिसाल के तौर पे ये इसका इस ब्लॉक का एरिया 0.06 होगा, इसी तरह ये जो अगला ब्लॉक है इसका एरिया ये होगा 0.18। तो ये सब मकसद क्या है? हमने क्यों किया? मकसद ये है क्योंकि हमें इस ग्राफ से एक प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ बनाना है। आगे जाने का हमारा मकसद ये, हम आइंदा क्या करेंगे, हमारा मकसद बेसिकली ये है कि हम इसको एक कन्वर्ट कर दें प्रोबेबिलिटी के ग्राफ में। और एक प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। हम चाहते हैं कि ऐसा ग्राफ बने कि जिसका जो कंप्लीट एरिया हो, कंप्लीट एरिया पूरा एरिया, वो किसके बराबर हो? वो 1 के बराबर हो, 0 से लेकर 1 के बीच में हो, 1 से ज्यादा ना हो। तो इसलिए अब जरूरी हो गया था हम कुछ इस तरह करें कि जब हम सारे ब्लॉक्स को के एरियाज को एड अप कर रहे हो, तो ये सारे ब्लॉक्स के एरियाज को एड अप करके जो आंसर है वो 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा ये जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो कि हर हर बार की एक एक है, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये भी 1 के बराबर होना चाहिए। जरा चेक करो, इन सबको ऐड करो कैलकुलेटर है और देखो क्या 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक बार ये हो जाए ना 1 के बराबर, तो समझो हमने एक तरह से प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बना लिया है, और आगे जाके हम आसानी से किसी भी वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकेंगे। ये फायदा है सारा काम करने का। 1 year. 1 है। ठीक है। तो ये मकसद है बेसिकली कि इसको प्रोबेबिलिटी ग्राफ में हमें बदलना है। ठीक है, ये था। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर हमसे कोई पूछता है, क्योंकि ये आपको पता चल गया है प्रोबेबिलिटी ग्राफ के बराबर है, पूरा 1 के बराबर है। अब अगर कोई पूछता है फॉर एग्जांपल द शेडेड एरिया इन फिगर 9.4, कुछ हिस्से को हमने शेड किया, क्यों किया है? अगर कोई हमसे पूछता है बताओ समझो हमारे दरख्तों से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछता है भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगला जो गिरने वाला पत्ता होगा, लीफ होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसकी लेंथ 54.5 और 71.5 के बीच में हो? कितनी प्रोबेबिलिटी है? अगर कोई हमसे पूछता है कि अगर अगला गिरने वाला पत्ता जो है दरख्त से, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है कि उसकी जो लेंथ हो
वो 54.5 और 71.5 के बीच में हो। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इस हिस्से को शेड कर देंगे 54.5 से लेकर 71.5 तक, इस हिस्से को सारे को शेड कर देंगे और बस इस हिस्से का एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलेगा इस हिस्से का, हर ब्लॉक को अगर अलग अलग काउंट करो तो इतनी इसकी वेट तो हो गई मल्टीप्लाई बाय हाइट, फिर इस ब्लॉक की पूरी वेट तो हो गई मल्टीप्लाई बाय हाइट, फिर इसकी छोटी सी वेट तो उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू 0.03, 10 इंटू 0.018, 2 इंटू 0.012। ये जो 0.03, 0.018 और 0.012 है, ये बेसिकली हाइट है वही। ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है। जब आप इन सबको ऐड अप कर लोगे तो ये 0.354 है, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी है किसी भी अगले आने वाले लीफ की कि उसकी लेंथ जो होगी वो 54.5 और 71.5 के बीच में हो। इसमें किसी का कोई सवाल? नहीं। नहीं सर। ठीक है। इफ यू वांट द प्रोबेबिलिटी दैट L is equal to 51.5 51.2, से द आंसर इज 0। अच्छा, अगर कोई कहे कि अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू पता करना चाहे कि उसको रेंज के बीच का नहीं चाहिए, वो चाहता है कि नहीं मुझे ये बताओ 51.2 वाली लेंथ आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अब ये मसला है क्योंकि अब ये तो सिर्फ एक चीज पूछ रहा है ना, वेट तो बता ही नहीं रहा, रेंज तो बता ही नहीं रहा। तो बगैर रेंज के बताए हुए बगैर वेट के आप एरिया कैसे निकालोगे? तो इसका आंसर बाजार ऐसा लगता है 0 है। तो यही बात कह रहे हैं, ऑल्दो इट इज थ्योरेटिकली पॉसिबल फॉर L टू इक्वल टू 51.2 एग्जैक्टली, द प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली 0। वो इसलिए 0 है क्योंकि आप एरिया नहीं निकाल पाओगे इस तरह, क्योंकि आपको वेट नहीं दी हुई होगी, तो आप एरिया कैसे निकालोगे रेक्टेंगल का? हालांकि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर कोई अगला पत्ता गिर रहा है तो ये बिल्कुल चांस है कि उसकी लेंथ जो है वो 51.2 है, हो सकती है। मगर यहाँ पे ये ग्राफिकली जो है ना ये थोड़ा इशू बन जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि हमेशा जब भी आप निकालो रेंज के हिसाब से निकालो। यानी अगर कोई कहता है कि भाई अगर कोई कहता है कि कोई कोई पूछता है कि एग्जैक्ट बताओ कि अगले आने वाली पत्ते की लेंथ 52 होने के क्या चांस है, तो बेहतर ये कि आप इस सवाल को इस तरह रख लो कि 51 और 53 के बीच का क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यानी अगले आने वाला जो लीफ होगा कितना चांस है कि उसकी रेंज 50 उसकी वैल्यू 51 से ज्यादा हो और उसकी लेंथ 53 से कम हो। इस तरीके से करोगे तो कम से कम आपको रेंज मिल जाएगी ताकि आप इस रेक्टेंगल की वेट निकाल के फिर एरिया निकाल पाओगे। सही है, ये हो गया बेसिकली। अच्छा, आप ये अभी क्या हो रहा था, अभी हमने समझो कि ये वेट बहुत बड़ी रखी है हर रेक्टेंगल की। हम चाहें तो इस रेक्टेंगल की वेट को और छोटा करते चले आए। ऊपर हमने 10 10 की वेट ली थी ना, हम क्या करते हैं नीचे अगर हम चाहें तो 5 5 की वेट ले सकते हैं। उससे ये होगा कि हमारी ये रेंज बढ़ जाएगी। पहले हर लेंथ के बीच का हिस्सा वो 10 10 था, अब 5 5 हो जाएगा, अब हो जाएगा 5 5। सही है। तो इससे क्या होगा, इससे ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। यानी अब हाइट तो पहले की निस्बत कम होगी क्योंकि जाहिर बात है वो एवरेज निकल रहा है और डिवाइड हो रहा है। तो पहले के मुकाबले में हाइट अगर हम देखें, पहले हाइट मैक्सिमम क्या थी, हाइट 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 वही है मेरे ख्याल से 0.03 मैक्सिमम। उधर अब क्या है, हाँ हाइट वही है, लेकिन बस फर्क ये है कि पहले बहुत वाइड रेक्टेंगल से अब बहुत थिन रेक्टेंगल्स हैं, बस ज्यादा तादाद में। अच्छा, हम चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि अच्छा ये हमने इसका फायदा क्या होगा, पहले अगर नोट करो तो बहुत ज्यादा जंप्स थे। यानी अगर एक इंसान को इधर से इधर जाना है तो उसको बहुत एक लंबा जंप लगा के जाना पड़ेगा, फिर इधर से ऊपर जाना है तो बहुत लंबा जंप लगाना पड़ेगा। तो ग्राफिकली ये जो वैल्यूज है ना ये बहुत ज्यादा स्टेप हो रही हैं, बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं अचानक से। यानी ये कंटिन्यूस नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेपिंग हो रही है। जैसे सीढ़ियों पे आप चढ़ते हो तो बहुत ज्यादा स्टेप लेते हो ना, एक एक रैम्प की तरह वो नहीं होता, कंटिन्यूस हाइट नहीं गेन हो रही होती। तो ये मकसद क्या है, इसको मजीद इसको थिन करने का मकसद क्या है रेक्टेंगल्स को नीचे, कि अब कम से कम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने में इतनी ज्यादा फर्क नहीं होगा जितना ऊपर था। तो अगर हम इसको और थिन करते चले जाएं, यानी हम रेक्टेंगल्स का साइज बढ़ाते चले जाएं और हर रेक्टेंगल की विड्थ को कम करते चले जाएं, वो कैसे होगा, जब आप क्लास विड्थ कम करते चले जाओ। यानी अगली बार आप क्लास विड्थ रख लो सिर्फ 1, तो उतने हिसाब से आपकी ये रेंज बढ़ ये रेक्टेंगल्स बढ़ जाएंगे, उतना ही ज्यादा ये लेंथ ज्यादा रेंज ज्यादा शो हो रही होंगी। तो इसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपका जो ग्राफ होगा ना वो कंटिन्यूस की तरफ होता जाएगा। यानी आप इन्फिनिट अगर आप रेक्टेंगल्स सोचो के बना रहे हो तो
फिर क्या होगा, आपका ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूअस ग्राफ की तरह बिहेव कर रहा होगा। फिर इस तरह ये जंप्स नहीं आ रहे होंगे जैसे अभी जंप्स आ रहे हैं। और बेसिकली हम यही चाह रहे हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो लेकिन स्टिल ये याद रखना, ये टोटल एरिया जो होगा ना इस ग्राफ का, वो 1 के बराबर ही होगा। हमने इसको स्टार्ट ही इसी तरह किया था, यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 से ज्यादा नहीं होती। ठीक है। तो ये जो आपको सामने आपको ग्राफ नजर आ रहा है ना, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉफी ट्री ऑफ लेंथ, यानी ये सारे कॉफी ट्री की जो लीफ लेंथ है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। यानी जो जिस पत्ते की लेंथ बहुत ज्यादा है उसका होने का भी चांस बहुत कम है, और जिसकी लेंथ बहुत कम है उसका होने का चांस भी बहुत कम है। ज्यादा जो लीफ होंगे ना वो एवरेज वैल्यू रखते हैं। इसीलिए देखो जो मीन लेंथ है उस पे चांस, उस पे जो वर्टिकल जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है, यानी इस लोकेशन पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप पॉपुलेशन लो तो मेजोरिटी जो लोग होंगे उनकी हाइट एवरेज हाइट होती है। अगर आप बहुत 1,000 लोगों की हाइट चेक करो तो ज्यादातर लोग एवरेज हाइट वाले होंगे। बहुत कम ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम हाइट के हों या बहुत ज्यादा लंबे हों। ऐसा ही। तो जी। यूनिवर्स में जो है ना वो ज्यादातर जो चीजें होती हैं, चाहे वो किसी लीफ की लेंथ हो या ह्यूमन हाइट हो, ज्यादातर जो केस होता है ना उसमें ये होता है कि मेजोरिटी जो लोग होते हैं या चीजें होती हैं वो एवरेज एवरेज लेंथ ले रही होती हैं। अगर आप वेट भी काउंट करो तो ज्यादातर लोगों का एवरेज वेट होगा। बहुत कम ऐसे होते हैं जो शदीद मोटे हों या शदीद दुबले हों, बहुत थिन हो या बहुत मोटे हों। सही है। तो इस तरह का जो सिनेरियो होता है ना, जो कि मेजोरिटी यूनिवर्स में होता है कुदरत के हिसाब से, तो ये जो उसका जो ग्राफ बनता है ना वो ग्राफ ऐसा बनता है, जिसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वर्टिकल, वो मीन लेंथ, वो मीन लेंथ पे होगी। तो यही जो ग्राफ है ना, यही ग्राफ कहलाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। इसी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नॉर्मल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इस सिनेरियो को फॉलो की, मतलब यही सिनेरियो बाय नेचर फॉलो होता है कि मेजोरिटी लोगों की हाइट कह लो तो वो भी एवरेज है, मेजोरिटी लोगों का वेट होगा वो भी एवरेज होगा। और इस तरह आप सोचते चले जाओ, ज्यादातर केसेस में यही होता है। ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर कोई पूछे भाई ए से बी तक के दरमियान अगर कोई लीफ है अगला गिरने वाला है, बताओ क्या चांस है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए से बी के दरमियान उसकी लेंथ हो। तो बस सिंपली इसका एरिया निकाल लो इस हिस्से का। इस हिस्से का जो एरिया होगा वही प्रोबेबिलिटी होगी। ये जो ग्राफ होता है इसकी कुछ बातें लिखी हुई हैं। ये सिमेट्रिकल होता है, अपने मीन मीन के राइट और लेफ्ट वाला ऐसे सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब जैसे कि समझो मिरर है बीच में, तो मिरर के जैसे राइट है वैसे ही लेफ्ट है। ठीक है। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू मीन पे होती है। सबसे ज्यादा जो मॉडल, मतलब मॉडल ग्लास का मतलब सबसे ज्यादा जो जिस जिस लेंथ के पत्ते सबसे ज्यादा गिरे थे वो मोड कहलाता है ना, मोड। ये मॉडल मोड को ही कह रहा है। अच्छा, बहुत जैसे आप मीन से आगे जाओगे या पीछे जाओगे तो ये जो कर्व होगा ना इसकी हाइट बहुत तेजी से नीचे गिरेगी। यानी दूसरे मानों में एक्सट्रीम केसेस बहुत कम होते हैं, इसका मतलब ये है। सही है। इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसको गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको निकाला था उसका नाम गाउस था, कार्ल फ्रेडरिच गाउस। इसलिए इसको गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसको लिखा कैसे जाता है, इसको नॉर्मली किस नोटेशन में लिखा जाता है, ये नोटेशन होती है इसकी। अगर आप मेरा कर्सर देखो, यहाँ पे एक्स कंटिन्यूस वेरिएबल है, एन का मतलब है नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू है मीन मीन वैल्यू, और ये जो सिग्मा के ऊपर स्क्वायर है ये क्या है, ये वो वेरिएंस है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ये होता है कि किसी भी या स्टैंडर्ड डेविएशन कह लो, किसी भी ग्राफ में कोई भी डिफरेंट लेंथ्स हैं, जैसे लीव्स की लेंथ है, और एवरेज अपनी मीन वैल्यू से कितना दूर है। तो ये वेरिएंस असल में ये बता रहा होता है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो बस इन दो वैल्यूज से आप कोई सा भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बना सकते हो, जिसमें पहली वैल्यू मीन होती है, दूसरी वैल्यू वेरिएंस होती है। मिसाल के तौर पे ये ग्राफ है, इस ग्राफ का, इस कर्व का दिया हुआ है 13 और 9। ठीक है, 13 और 9 ये दिया हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ।
तो इसमें मीन क्या है 13, तो अगर आप देखो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है, नीचे देखो 13 पे फॉल कर रही है। और 9 क्या है, 9 है वेरिएंस। ये मैं आगे बताऊंगा कि इस 9 को देखते हुए आप किस तरह ग्राफ बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन बेसिकली ये 9 क्या करता है, 9 स्प्रेड बताता है। जितनी ये वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, उतना ही ये ग्राफ स्प्रेड हुआ होगा, उतना ही ज्यादा फैला हुआ होगा। क्योंकि इन दोनों ग्राफ में दोनों की सेकंड वैल्यू 9 है, इसलिए दोनों ग्राफ की ब्रॉडनेस एक ही है। मगर फर्क ये कि एक 13 है, दूसरा 20 है, तो दूसरे ग्राफ 20 पे पीक कर रहा होगा और पहला ग्राफ 13 पे पीक कर रहा होगा। सही है। जो वेरिएंस है उसका फर्क पता चलेगा यहाँ पर। देखो दोनों का मीन एक ही है 15 15, दोनों पीक कर रहे हैं 15 पे, मगर एक का फैलाव ज्यादा है 36 वाले का, दूसरे का कम है। तो 36 वाला देखो बहुत जाके आगे जाके डिमिनिश हो रहा है, बहुत लंबा मतलब एक्सटेंड हो रहा है, जबकि 9 वाला फौरन से नीचे गिर रहा है। क्योंकि टोटल एरिया दोनों का 1 ही होना चाहिए, तो इसलिए जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा उसकी हाइट उसी हिसाब से कम होगी। जैसे इसका वेरिएंस ज्यादा है तो इसकी हाइट उसी हिसाब से बहुत कम है 15 वाले की, इसकी बनिस्बत दूसरे वाले के। इसमें किसी का कोई सवाल? नहीं सर। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो वैल्यू है सेकंड वाली, इसको देखते हुए हम कैसे बता सकते हैं कि कितना हमें फैलाना है किसी ग्राफ को, कितना जल्द या कितना कॉन्ट्रैक्ट रखना है। तो वो हम अब आगे देखने जा रहे हैं। For any variable which is normally distributed, about 2/3 of the values lie within one standard deviation of the mean. क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये देखो कि ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये सिग्मा स्क्वायर है, ये देखो सिग्मा स्क्वायर यहाँ बना लिखा हुआ है। सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस, और अकेला सिग्मा जब आप उसका स्क्वायर रूट लेते हो वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यानी मिसाल के तौर पे इस 20 वाले का वेरिएंस है ये 9, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो 3 है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब समझो, मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी जो लीव्स होंगे ना, उनकी जो लेंथ होगी, यानी मेजॉरिटी यानी 2/3 ऑफ द लीव्स, टोटल 50 पत्ते गिरे थे, उसमें से 2/3 यानी 66%, 66% जो पत्ते होंगे ना उनकी जो लेंथ होगी ना, वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन के बीच बीच में होगी। यानी अगर ये 20 है, 20 मीन है और 3 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो 66% जो लीव्स हैं उनकी जो लेंथ होगी वो 20 - 3 होता है 17, और 20 + 3 होता है 23। तो 66% लीव्स जो होंगे उनकी जो लेंथ होगी वो इस केस में वो 17 से लेकर 23 के दरमियान होगी। ये मतलब है, ये मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का कि 66% जो है ना वो इस रेंज पे फॉल कर रहे हैं, 17 और 23, यानी 20 - 3, 20 + 3। अगर ये बहुत वैल्यू ज्यादा होती, 9 की जगह ये बहुत बड़ी होती, तो फिर बहुत देर से जाके वो मतलब बहुत लंबी रेंज के अंदर वो फिर वो 66% वाले लीव्स होते, तो फिर हम आराम से इसको फॉल करवा रहे होते, इतनी जल्दी फॉल नहीं करवा रहे होते। तो यही बात नीचे इधर समझाई हुई है इन्होंने, देखो यहाँ देखो ये देखो, जैसे मिसाल के तौर पे ये इन्होंने बनाया हुआ है कि ये म्यू है, ये मीन लेंथ है, और इसमें ऐड कर दिया 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और माइनस कर दिया 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया है इसका अगर आप एरिया निकालने जाओगे तो ये बनेगा 0.66, यानी टोटल एरिया अगर ग्राफ का 1 है तो बीच वाले का एरिया होगा 0.66 यानी 66%। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन चले जाए, यानी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे और 2 पीछे, इस रेंज में चले जाए, यानी म्यू में मैं एवरेज लेंथ में 6 ऐड कर दूं और 6 माइनस कर दूं, तो ये जो बीच की लेंथ बनती है इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में 95% लीव फॉल होंगे, यानी 95% जो लीव्स होंगे ना उनकी लेंथ इसके बीच में होगी, इस रेंज के बीच में होगी। और अगर मजीद चले जाए हम 3 सिग्मा और ऊपर कर लें, यानी इस तरह कर लें, म्यू में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ा दें या 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कम कर दें, तो ऑलमोस्ट 99% जो है ना वो 99% जो है वो
लीव्स जो होंगे ना वो इसी रेंज में फॉल कर रहे होंगे। बहुत ही 1% ऐसे होंगे जो इस रेंज से भी बाहर होंगे। ठीक है। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला बनता है ना इस ग्राफ का, वो कुछ ये फॉर्मूला है, काफी मुश्किल सा ग्राफ फॉर्मूला है, जिसमें एक्स भी आ रहा है, म्यू भी आ रहा है, सिग्मा भी आ रहा है। इसको आपको देखने की इस सेंस में जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके स्कोप से बाहर है, या अगर कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टैट्स पढ़ता है तो तब वो करेगा, वरना जरूरत नहीं है। बस अगर देखना हो तो ये इसका फॉर्मूला होता है, काफी डिफिकल्ट सा। कोई सवाल किसी का कुछ? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है उसको कहते हैं जी स्कोर। जैसे यहाँ जी कह रहे हैं ना, जी, ये जी स्कोर ये क्या होता है? बेसिकली जी स्कोर ये बताता है कि अगर आप हर इंडिविजुअल वेरिएबल, समझो कोई पत्ता गिरा उसकी लेंथ है एक्स, उसको आप माइनस कर दो मीन वैल्यू से और डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो ये जो वैल्यू बनेगी ना ये कहलाएगी जी स्कोर। और ये हर लीफ की एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू होती है। यानी मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ। ओहो, ये क्या हो गया? ये कहाँ से चेंज होगा? ये कहाँ से चेंज होगा? आइडिया है? सर में भी शायद राइट क्लिक करके एक ऑप्शन है। टॉप लेफ्ट पे ना हो। इसका ठीक है। तो बेसिकली ये मैं जी स्कोर बता रहा था। अच्छा, अगर ये जी स्कोर क्यों निकालते हैं? इसलिए निकालते हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी अगला लीफ गिरा उसकी लेंथ जो है वो कितने स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर है, क्या वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर है मीन के, या 2 या 3 के, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर ये जैसे ये था हमारा ऊपर वाला ग्राफ है ना जिसका मैं देख रहा हूँ, जिसका हम देख रहे हैं, जो मैंने पहले बताया था कि ये वाला सेकंड वाला, ये 20, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो इस फॉर्मूले का फायदा क्या है, इसको आप ध्यान में रख लो। इस केस में समझो मीन 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। आप समझो, मैं नीचे आता हूँ। समझो एक पत्ता गिरता है और उसकी जो वैल्यू है वो है 22, सही है, 22। तो 22 एक्स की जगह मैं रख रहा हूँ, मुझे याद दिलाओ मीन वैल्यू क्या थी? 20। 20 थी। स्टैंडर्ड डेविएशन था 3, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी? हो जाएगी 2/3। तो ये हो जाएगा 0.66 जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये जी बेसिकली क्या बता रहा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एक वैल्यू है। ये जो 0.66 आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा खास किस्म का जो लीव था इसकी जो वैल्यू थी ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम में फॉल हो रही है। यानी इस क्राइटेरिया के अंदर, क्योंकि ये 0.66 1 से कम है, तो ये इस क्राइटेरिया के अंदर, इस क्राइटेरिया के अंदर वो लीफ फॉल होता है। यानी ये जो मेजोरिटी 66% वाले लीफ है ना, जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है पाई जाती है, ये उनके ग्रुप में फॉल होता है। अगर समझो कोई ऐसा लीफ था जिसकी वैल्यू अगर आ जाती, समझो काफी कम आ जाती, समझो 10, अब बताओ क्या बनेगा ये? -10 डिवाइड बाय 3, तो क्या बनेगा? -0.3 माइनस 3.3। माइनस
3.33। -3.33 की वैल्यू आई है। मतलब ये है कि ये जो है ना, ये बहुत ही रेयर केस है, क्योंकि ये मेजोरिटी जो है ना, ये वाले मेजोरिटी थोड़ा सा छोड़ के, ये थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान वाले पत्ते हैं, और हमारा -3.33 है, यानी -3 से भी कम है। तो अगर मैं बताना चाहूँ कि क्योंकि नेगेटिव है, तो मैं म्यू के लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, या उससे भी पीछे, यानी कौन से कहाँ पे फॉल हो रहा है ये पता, ये इस छोटे से इस जगह पे फॉल हो रहा है यहाँ पर, जो कि बहुत ही रेयर केस। इसकी लीव यानी ये एक्स यानी की वैल्यू कैसे पता चलती है? ये मैंने अंदाजे से वो बताया, आइडिया बताया कि लेट से नया लीफ गिरता अच्छा। है, उसकी वैल्यू 10 होती है। तो ये जो -3.3 है, ये बताना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू, ये बहुत ही रेयर केस था, इतनी छोटा पत्ता होना नहीं चाहिए था। ये -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ये 3 टाइम्स से भी ज्यादा दूर है, बहुत ही रेयर केस है। इसी तरह अगर मैं एक पत्ता अगला गिरता, वो उसकी वैल्यू होती 30, तब भी वैल्यू यही होगी 3.33, या नहीं, क्या वैल्यू होगी, 3.33 होगी, तो बस ये प्लस के साथ होगा। तो अब ये जो लीफ था ना, जिसकी वैल्यू 30 आई है, ये भी बहुत रेयर केस है, क्योंकि ये +3.33, यानी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के ये वाले इस हिस्से में फॉल कर रहा है, ये इतना रेयर केस है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। यहाँ पे वो लीफ फॉल कर रहा है, मतलब इस लेंथ पे पाया जाता है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। नहीं सर। सही है, और सवाल देखते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये है पूरा, ये मैं बता चुका हूँ। ये पूरा मैंने क्लियर कर दिया। और ये जो सिंबल है ये वाला, इसको फाई कहते हैं, ठीक है, फाई। अच्छा, अब मसला ये है कि हम जो अभी हमने देखा था, एक फार्मूला था स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कुछ ये था फार्मूला, जो कि हमें प्रोबेबिलिटी बताते हैं। अब ये फार्मूला तो आपके स्कोप से बाहर है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर अगर कोई हमसे पूछता है बताओ फला फला रेंज के दरमियान किसी भी चीज़ के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अब आप ये तो कर नहीं सकते। तो अब उसका दूसरा क्या तरीका है, आपको एक टेबल दिया जाएगा, एक टेबल होगा, एक ग्राफ होगा, जो कि इस बुक के आखिर में, उसको देख के आप बता पाओगे क्या वैल्यूज जो है ना वो होंगी उस टेबल को देखते हुए। अब आपको वही सिखाया जाएगा कि वो टेबल किस तरह आप रीड करना सीखोगे। मिसाल के तौर पे ये देखो, टू सी व्हाट द नंबर्स इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेबल मीन, कंसीडर द वैल्यू सिग्मा 2 फ्रॉम दैट। अच्छा एक सेकंड, सवाल ऊपर है, सवाल सवाल एक सेकंड। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था वो करते हैं, रुको। सही है, समझो कि कोई आपसे सवाल पूछता है कि बताओ, अच्छा ये 1 मिनट रह गया है, जरा वापस से ज्वाइन करो, फिर हम इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं।